पैसे की अजब करिश्माकारी है। इसी रेलगाड़ी के दूसरे डिब्बों में लोग ठूस ठूस कर बैठे होंगे। बाज लोगों को तो शायद खड़े होने की भी जगह ना मिली हो। डिब्बा को मुख्तसर था, लेकिन हमारे सिवा यहाँ कोई और नहीं था। ऊपर की 2 बर्थें, नीचे की 2 कशादा बर्थें और हम। बीच में दीवार से निकली हुई लकड़ी दोनों बर्थों के लिए मेज का काम देती थी। राखदानी सरहानों के करीब जुड़ी हुई थी। गिलास रखने के लिए स्टैंड भी बेवस्त था। डिब्बा नए रंग रोगन से आरास्ता था। हर चीज नई मालूम होती थी। फर्श बिल्कुल उजला, छत पर पंखे, गद्दे नरम और लचकीले। बैठो तो आदमी धंसता जाए। नरमी गुदास रंग रोशनी दौलत को बहुत मरगूब है। मरगूब तो हर एक को है, लेकिन दौलत हर एक के पास नहीं होती। कहते हैं दौलत से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती, मगर दौलत जिंदगी कैसी आसान कर देती है। दौलत तो एक ताकत है जिसके पास जितनी ज्यादा उतना वो ताकतवर। दौलत से मजूर, नातवा, मुनहन्नी और ज़ईफ भी कैसे कभी और जरी, मुक्तदर और बासर हो जाते हैं। दौलत से आदमी खरीदे जा सकते हैं। हवा, पानी, रोशनी। दौलत से मौसम खरीदे जा सकते हैं। बिठल ने हानम की दी हुई गिलोरियों की डिबिया से गिलोरी निकाली और सलामी की नज़र की हुई बीड़ी सुलगाई। डिब्बे में किसी कदर हुन्नकी थी। खिड़कियों के शीशे गिरा देने से कुछ गर्मी हो गई। मेरे सामने की बर्थ पर दीवार से टेक लगाए, टांगे फैलाए, विठल गिलोरी चबाता और बीड़ी के कश लेता रहा। फिर बाथरूम जाकर उसने मुंह साफ किया और वापस आके बर्थ पर दराज हो गया। अभी गाड़ी ने पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी कि किसी छोटे से स्टेशन पर ठहर गई और 1-2 मिनट बाद ही चल पड़ी। कोई 10 मिनट बाद मशहूर तीर्थ स्थान अयोध्या आ गया। गाड़ी यहाँ भी बहुत कम वक्त ठहरी। अयोध्या गुजर जाने के बाद मैंने रोशनी कम कर दी और बैग से खेस निकाल के एक विठल को दिया और दूसरा अपने पास रखा। रोशनियां कम होने से डिब्बे का माहौल ख्वाबदीदा सा हो गया था। तवातुर से चलती गाड़ी भी लोरी का काम करती है और तवातुर से डिब्बे की लर्जिश पंगूड़े की कैफियत रखती है। मैंने भी विठल की तकलीद में लेट जाना चाहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार हवेली के दरोबाम सामने आ जाते थे और हवेली हर लम्हे दूर हो रही थी। बिनाई पर नक्श मनाजिर दीवारों और फासलों से नहीं मिटते। इस मरतबा वहाँ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारने का मौका मिल गया था। ठाकुर बस्ती की वारदात ना होती तो विठल 8-10 दिन से ज्यादा वहां ना रुकता। रह रह के ये एहसास मेरा सीना जलाता था कि सब कुछ मेरी नादानियों और कोताहियों से शुरू होता है। आसनसोल स्टेशन पर मैं इतनी जिद और नाराजगी का इजहार न करता तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। विठल तो फैजाबाद का रुख करने को तैयार ही ना था। मेरा ख्याल था कि अव्वल तो हमें फिरोजा और यास्मीन को साथ लेकर फैजाबाद जाना चाहिए था। ये मुमकिन न हुआ तो पहली गाड़ी से हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। हमारे बगैर फिरोजा और यास्मीन को हवेली में बहुत अजनबियत महसूस हो सकती है। पैर दर पे इतने बड़े हादसात के बाद उन्हें तो बहुत गुदास चाहिए, मगर ये मेरा गुमान था। फिरोजा और यास्मीन के फैजाबाद पहुंच जाने के दिन भर बाद हम भी वहां पहुंच गए थे। बेशक हमें देख के उनके चेहरे खिल उठे थे। हमारी आमद से यकीनन उन्हें बहुत हौसला मिला होगा, लेकिन विठल भी क्या गलत कह रहा था। उनके पीछे पीछे हमारे फैजाबाद पहुंचने की वाकई कोई जरूरत ना थी। मैं भूल गया था कि हवेली में जरी और खानम मौजूद हैं। वहां निस्सा है। उन्हें हरमा नसीबों की अशकजोई का फन आता है। काश जैसा कि विठल का इरादा था हम इस वक्त फैजाबाद ना जाते तो ना हरिया और गोरा का वाक़या पेश आता और ना शायद ठाकुर बस्ती में पूरे 47 आदमी जान से जाते। विठल साफ इनकारी था कि इस खून खराबे से इसका कोई वास्ता नहीं है और मैंने भी यही तस्लीम कर लिया था। मगर जब ताने बाने का ख्याल आता था तो कुछ दिखाई सुझाई ना देता था। विठल को इसी शाम इसी रात मुझे साथ लेके शहर के मुख्तलिफ मुकामात और खुसूसन रात को दलन बेगम के बालहाने पर जाने की ऐसी क्या पड़ी थी। इसी शाम इसी रात ही क्यों? शहादतें नक्श करने की सूरत ही में ये तदबीरें की जाती हैं और पुलिस के जहां दीदा क्रिक 12 दीदा अफसरान किसी किस्म का कोई निशान खोजने में क्यों नाकाम रहे। कोई आम मुजरिम होते तो अपने आसार जरूर छोड़ के जाते। ठाकुर बस्ती पर यलगार करने वाले कैसे हुनरमंद और पुख्ताकार लोग थे। यही यही बातें नुक्ता रस पुलिस अफसर वर्मा की नींदें हराम किए हुए थी। एक दो नहीं और भी बहुत सी बातें थी। जामू का अचानक कोलकाता से आना और एक रात के बाद छलावा हो जाना, अपने आदमी गोरा उस्ताद की हजमियत के बाद मेरी तलाश में या हवेली के मकीनों को जिक पहुंचाने के लिए शोरापुस ठाकुर बलदेव की हवेली की तरफ कूच करने के इम्कानात नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते थे और तदारुक की यही सूरत थी कि ठाकुर बस्ती सिरे से नीस्तो नाबूद कर दी जाए। यूँ हवेली ही महफूज नहीं रहेगी, एक हलकत को भी अमान मिल जाएगी। जब भी इन पहलुओं और अवाकिब पर ध्यान जाता था मेरा सर पकने लगता था, सारे जिस्म पर कांटे से उगाते थे। बारहा मैंने अपने आप को मुंजबत करने, खुद को लग रखने और सब कुछ फरामोश कर देने की कोशिश की, लेकिन दूसरे पर काबू पाना आसान और खुद को काबू में रखना मुश्किल होता है। कहीं विठल से फैजाबाद से रवानगी में उजलत तो नहीं हो गई है।
आदमी बहुत होशमंद हो, बहके हुए लम्हों की इज्जत पर रहता है। वो मुझे किसी काबिल समझता तो मैं कुछ दिन और वहां ठहरे रहने का मशवरा देता। उसने साफ लफ्जों में पुलिस ऑफिसर वर्मा को मुतनबा कर दिया था कि इसके गयाब में हवेली के मकीनों से कोई बाज पुरस न की जाए। वर्मा ने कोई वादा किया था ना इख्तलाफ किया था, लेकिन पुलिस का क्या भरोसा है। एक वर्मा ही नहीं, दूसरे ऑफिसर भी बाख्तियार हैं। किसी वक्त भी किसी का दिमाग घूम सकता है, वर्मा का तबादला भी हो सकता है। उधर हवेली के लोगों को हमारे बाहर के मामला से कितनी ही आशनाई हो। पुलिस थाने कचहरी का इन्हें कोई तजुर्बा नहीं है। हमारे चले जाने के बाद उन्हें बेअमानी बेसरोसमानी सी महसूस हो रही होगी। विठल की हदायतों पर वो हर तरह कारबंद है, मगर कोई धड़का तो उन्हें हरदम लगा रहना चाहिए। ये सफ़र तो हम कुछ दिन बाद भी कर सकते थे। चंद दिन पहले या चंद दिन बाद से क्या हासिल होने वाला था। आदमी वक्त का पाबंद रहे, वक्त भी तो उसका कुछ ख्याल करे। वक्त हमारे इख्तियार से निकल जाता था, रास्तों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, रास्ते भी तो रुख बदल लेते हैं। मुझे तो अब ये सारा कुछ मामूल सा लगता था, किसी फ़र्ज या कर्ज की अदायगी की तरह। कभी कभी तो मालूम होता था कि हम महज अपनी तसल्ली, अपनी दिलजोई के लिए सुबह शाम सफ़र का वजीफ़ा अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हमें हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सफ़र के सिवा हमारी इस्तात में क्या है। पहले किसी बस्ती में दाखिल होते वक्त दिल धड़कने लगता था कि मंजिल दूर नहीं है। अब इतनी बस्तियों की खाक छानने के बाद किसी नई जगह जाते हुए नाकामी के एहसास से कदम बोझल हो जाते हैं। विठल का अलबत्ता ये हाल नहीं था। हर सुबह तरोताज़ा होके मोहल्लों और गलियों में मौलवी साहब के सदाई लगाने के लिए तैयार हो जाता। सब एक मिट्टी से बने हैं तो हर शख्स की मिट्टी अलग है। विठल का यकीन कायम था। इतने आराम खातिर मदारात अजीज़ों की रफाकत छोड़ के वो सफ़र के लिए मुस्तरब रहता था। सफ़र चाहे शाही बजरे में किया जाए या 8 घोड़ों की बग्गी में, सफ़र तो सफ़र होता है। सफ़र अपना महल इशरत कता अपना घर नहीं होता। विठल का यकीन कुछ ऐसा बेजवाज़ भी नहीं था। बेशुमार बस्तियों की कूचागरी करते हुए एक शहर जैसलमेर में हम मौलवी साहब के ठिकाने पर पहुंच गए थे। हैदराबाद में भी हमने इनका घर ढूंढ लिया था। नगरिया सदात में मौलवी साहब के ख़ास दोस्त हाफिज़ अब्दुल हालिक तक हमारी रसाई हो गई थी। वो भी मौलवी साहब का एक घर था। इतना कुछ हरकत में रहने ही से मुमकिन हुआ था। मंजिल मुराद से मशरूत नहीं है। मंजिल मिल जाना और चीज़ है, मुराद पाना और जहाँ मुराद बर ना आए उसे मंजिल ही क्यों कहा जाए। काश दुनिया ही कुछ छोटी होती और इसी निस्बत से लोग भी कम होते। खुदा को आखिर इतनी बड़ी दुनिया बनाने की क्या ज़रूरत थी, या फिर आदमी की समाई भी बढ़ाई होती। आदमी की 4 आंखें 8 हाथ पैर बनाए होते, आदमी के पर लगाए होते। दुनिया की वसअत के एतबार से ये आदमी तो बहुत हकीर है। आदमी तो 2 गज़ का होता है। ये पैसेंजर गाड़ी थी, छोटे छोटे स्टेशनों पर दम लेती बढ़ती रही। मैं तो जागता ही रहा। मेरे सर में भी कोई रेल चल रही थी। विठल मेरी तरफ से मुंह फेर के सो गया था। उसके गाफिल हो जाने से मुझे कुछ इत्मीनान हुआ था। तन्हाई का सा एहसास। इस वक्त जाने क्यों मुझे इस तन्हाई की बड़ी तलब थी। विठल जाग रहा था तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, जैसे वो मुसलसल मुझे देख रहा, मेरे बारे में सोच रहा। मगर ये तन्हाई भी अजब, एक खुद फरेबी, कैसा एक गुमान है। आदमी कितना ही अकेला हो, अकेला कहाँ होता है। जाने कितने लोग, कितने मंजर, नए पुराने अच्छे बुरे उसे घेरे में लिए होते हैं। आदमी तो सोते में भी कितना तन्हा होता है। तन्हाई तो शायद एक ही वक्त एक ही सूरत में मुमकिन होती है। और किसी ने कहा है कि आदमी अकेला कहाँ होता है, वो मुस्तकिल अपने साथ जो होता है। कभी कभी तो मुझे खुद पर हंसी आती थी। ये मैं कैसा आदमी हूँ। सामने का सारा आईना होने के बावजूद मेरा दिमाग उलझने भटकने लगता है। अपने होशो हवास पर कभी खुद मुझे बहुत शक होता है। किसी माजूर बेतवाजुन, किसी मजहूल आदमी में मुझसे सिवा फिर क्या हो सकता है। फिर कोई स्टेशन आ रहा था। इंजन जोर जोर से सीटियां बजाने लगा था, मगर जैसे बादल गरजे हों या ज़मीन ज़ेरो ज़बर हो गई हो। आहिस्ता होती हुई गाड़ी को यकायक झटका लगा। गाड़ी रुक गई थी। दूसरे लम्हे 2-3 और झटके लिए और घिसटती और डगमगाती धड़धड़ाती हुई दोबारा रुक गई। रात के वक्त डिब्बे टकराने की गूंज और पहियों और पट्टियों की चीखें दूर तक गई होंगी। धक्चे इतने शदीद थे कि मैं कोने में दुबका ना बैठा होता तो फर्श पर जा पड़ता। फिर भी सर खिड़की से टकराया और सारा जिस्म झंझना गया। चंद लम्हे तो मुझे अपना होश नहीं रहा। फिर विठल का ख्याल आया। मैंने देखा कि सामने की बर्थ पर वो भी सर पकड़े हुए हैं, चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें बिजी हुई हैं। मैं तेजी से उसकी तरफ झपटा। इस स्ना में वो किसी कदर संभल गया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी पेशानी पर दाएं आंख से ऊपर खून छलक आया है। आमने सामने हमें एक दूसरे को मुस्तरबाना देखा किए वो फौरन उठ खड़ा हुआ तो मेरी जान में जान आई। उसने मेरी पेशानी छुई और खेस का कोना छलकते खून पर रख दिया। कोई ऐसी चोट नहीं, मैंने इसकी तशफ़ी के लिए बज़ाहिर बेपरवाही से कहा। उसने सुना नहीं। खेस हटा के दोबारा मेरी पेशानी का जायजा लिया। पेशानी इधर उधर से दबा के उसे सुकून हुआ। मेरी जेब में जरी का दिया हुआ रुमाल था। इस वक्त यही एक चारा था कि इससे काम लिया जाए। उसने पेशानी पर कस के रुमाल बांध दिया। तुम्हारे भी तो चोट लगी है, मैंने उलझी हुई आवाज़ में कहा। कुछ नहीं,
उसकी बेनियाजी भी मसनूई थी। थोड़ा सर दीवार पे जा टिका था। जोर से लगा है, तकलीफ तो होगी, ठीक हो जाएगा। लोट पीट के, मुझे बताओ सब ठीक तो है ना? मैंने इस तरारी अंदाज में पूछा और इसका सर देखने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ रोक दिया। पर ये क्या हुआ रे? मैं तो मरा हुआ था। उसने अपनी जानिब से मेरी तवज्जो हटाने की कोशिश की। कुछ मालूम नहीं, मैं जाग रहा था। गाड़ी आहिस्ता होती हुई रुकने वाली थी कि क्या हुआ, एकदम झटके लेने लगी। पहला झटका तो बहुत जोर का था, ज़रा तेज़ होती तो लौट जाती। स्टेशन पर आके ऐसा हुआ है। गाड़ी तो प्लेटफॉर्म में दाखिल हो चुकी थी। अपनी आवाज़ का हिजान खुद मुझे खटकने लगा और मैंने कुछ ठहर के कहा, मैं बाहर जाके देखता हूँ। हमें अपनी बदहवासी में कुछ एहसास ही नहीं हुआ। चीखो पुकार तो अंदर तक आ रही थी। मैंने शीशा चढ़ा के बाहर झांका। प्लेटफॉर्म पर तो क्यामत सी मची हुई थी। लोग दाएं बाएं भाग रहे थे। दरवाज़ा खोल के मैं नीचे उतर गया और मुझे गाड़ी के पास एक जगह खड़े रहना मुश्किल हो गया। पागलों की तरह भागते हुए कुछ लोग मुझसे टकराए और मुझे गाड़ी से कुछ दूर साइबान के खंबे की तरफ हट जाना पड़ा। यहाँ से वहां तक लोग डिब्बों के दरवाजों पर उमड़ रहे थे। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। जिन डिब्बों में ज्यादा मुसाफिर होंगे उनका बुरा हाल हुआ होगा। वो तो जैसे एक दूसरे पर टूटे पड़े होंगे। सामान लुढ़कने से चोटें अलग आई होंगी। और कुछ देर में यही देखने में आया। बहुत से लोग जख्मी हुए थे और लोग उन्हें जल्द से जल्द डिब्बों से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे थे और इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। देखते देखते प्लेटफॉर्म लोगों से भर गया। बहुत से जख्मियों को खिड़कियों से बाहर निकाला गया। जो कपड़ा हाथ में आया जैसे तैसे फर्श पे बिछा के लोग करा रहे, सिसक रहे और चीख रहे थे। इनमें औरतें भी थे, बच्चे भी थे। सारा प्लेटफॉर्म तरह तरह की आवाज़ों से गूंज रहा था। ये अकबरपुर जंक्शन था। फैजाबाद से यहाँ तक का फासला 35 से 40 मील के करीब रहा होगा और गाड़ी ने पूरे 2 घंटे में तय किया था। सुस्त रफ्तारी की वजह इंजन की खराबी ही हो सकती है। लोग इस हादसे की अपने अपने तौर पर तावीलें कर रहे थे। रेलवे के महकमे, हुकूमत और इंजन ड्राइवर को बुरा भला कह रहे थे। मैंने इंजन तक जाने का इरादा किया था और चंद कदम चल के रह गया। आगे जाने से क्या हासिल था? हर तरफ एक ही मंजर था। आगे जाना आसान भी नहीं था। जाने कहाँ से लोग निकल आए थे। डिब्बों के करीब तो बड़ी भीड़ थी। मेरे सर में अब हल्की हल्की टीसें उठ रही थी। मुझे फिर विठल का ख्याल आया। मैं उसे अकेला छोड़ के चला आया था। उसने अपनी चोट की नौयत के बारे में कुछ नहीं बताया था। जिस वक्त गाड़ी ने पहला झटका लिया वो सोया हुआ था। यही हो सकता है, सोए हुए आदमी का सिर्फ वजन होता है, इख्तियार नहीं होता। झटके ने जिस्म पीछे की तरफ धकेल दिया और सरहाने की दीवार से सर जा टकराया। लुढ़क के वो फर्श पर भी गिर सकता था। लेटे रहने की वजह से महफूज रहा। जब मेरी नज़र इस पर गई, वो सर पकड़े हुए था। किसी शदीद चोट में कोई इतने करब में हो सकता है। डिब्बे से मैं करीब ही था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सर की मालिश कर रहा था। दर्द हो रहा है क्या? मैंने तशवीश से पूछा। ऐसा करके ठीक रहता है, वो धीमी आवाज़ में बोला। मैं दबाता हूँ। वो मना करता रहा। मैंने इसके हाथ हटा के हल्के हल्के इसका सर दबाना शुरू किया। मैं देखना चाहता था कि किस जगह ज़ोर से दबाने पर इसका क्या तासुर होता है, और मैं कुछ न जान सका। वो सर झुकाए खामोश बैठा रहा और कुछ देर बाद उसने मुझे रोक दिया। अब बैठ जा इधर ही, बाहर तो बड़ा फील मचा है। मैंने मुतसरन उसे बाहर का अहवाल बताया और कहा गाड़ी अब बहुत लेट हो सकती है। क्या बोलें फिर? वो चढ़ती आवाज़ में बोला। तुम्हारे लिए चाय ला दूँ? ऐसे में किधर ही मिलेगी? देखता हूँ, शायद मिल जाए। मैंने खिड़की से झांक के देखा। प्लेटफॉर्म पर वही नफसा नफसी थी। हजूम और बढ़ गया था। स्टेशन के आसपास बसने वाले भी तमाशा देखने आए होंगे। पुलिस भी नज़र आ रही थी। डिब्बे से उतर के रास्ता बनाते हुए मैं चाय का स्टॉल ढूंढता रहा। स्टॉल मिल गया, लेकिन चाय हासिल करना दुश्वार था। पहले से बहुत मुस्तरब और मुंतजर तलबगार वहाँ धरना दिए हुए थे। छीना झपटी का सा मंजर था। चाय बनाने वाले के औसान भी खताब मालूम होते थे। एक ही तदबीर जहन में आई। मैं स्टेशन से बाहर चला आया। स्टेशन की इमारत से कुछ फासले पर एक पुख्ता किस्म का होटल मौजूद था। भीड़ तो वहाँ भी कम ना थी, मगर चाय मिलने का आसरा हो गया। होटल वाला गिलास देने को तैयार न था। मैंने ज़मानत के तौर पर 5 रुपये पेश किए तो वो दूसरा आदमी बन गया। चाय भी फिर उसने तवज्जो से बनाई, मलाई भी डाली। मुझसे चूक हो गई। मैं 10 रुपये का नोट बढ़ाता तो वो डिब्बे तक चाय पहुँचाने के लिए भी आमादा हो जाता। अंदर प्लेटफॉर्म पर लोगों से बचते बचाते अपने डिब्बे तक पहुँचने में मुझे फूक फूक कर कदम बढ़ाने पड़े। लोग रास्ता ही नहीं दे रहे थे। खुद से ज़्यादा मुझे गिलास स्टैंड का ख्याल था। खाने पीने की किसी चीज़ के लिए मैंने ऐसी रियाजत कभी नहीं की थी। ये तो एक आजमाइश थी। बहरहाल किसी तौर मैं डिब्बे तक आने में कामयाब हुआ। हवा में हुनकी थी और ऐसी नहीं कि चाय जल्दी ठंडी हो जाए। विठल को वाकई चाय की तलब थी। चंद घूंटों में तमाम कर डाली। कुछ दाना दुनका भी कर लेता, वो कसमसाते हुए बोला। जी नहीं चाह रहा। मेरी आवाज़ भी थकी हुई थी। घर से चले टाइम हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का कर ले। तुम्हें कुछ ख्वाहिश है? अपने को भी नहीं है, पर इसकी रखी चीज़ें ढेर ना हो जाएं। वो तरद्दुद से बोला। उसका इशारा जरी की तरफ था। जरी ने बैग में खाने पीने की चीज़ें रख दी थी। मालूम नहीं क्या क्या था। भूखी नहीं थी तो क्या खोल के देखता। जरी ने ज़रूर ख्याल रखा होगा कि जल्द ख़राब हो जाने वाली चीज़ें साथ ना की जाएँ। चाय पी के और विठल को पिला के मैं फिर डिब्बे से बाहर आ गया।
इतनी देर में किसी कदर नज़्म ज़ब्त हो गया था। शोर की जगह भिनभिनाती सोगवारी ने ले ली थी। सिपाहियों की बड़ी तादाद ने बिखरे और बिफरे हुए लोगों को काबू में करना शुरू कर दिया था। 2-4 डॉक्टर भी आ गए थे और जख्मियों की मरहम पट्टी कर रहे थे। स्ट्रेचों की कमी मालूम होती थी। लोग चारपाइयों पर शदीद जख्मियों को बाहर ले जा रहे थे। मैं तमाशाई बना कब तक खड़ा रहता। मैं भी इनमें शामिल हो गया और चारपाइयाँ उठाने में मदद देता रहा। फिर कई बच्चों को गोद में भर के मैंने प्लेटफॉर्म से बाहर पहुंचाया, जहां डॉक्टर जख्मियों की चारागरी में मसरूफ थे। इस बेंच के कोने से टिकी गठरी बनी एक बूढ़ी औरत पर मेरी नज़र गई। उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। वो चीख पुकार करके लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के काबिल भी न थी। लगता था उसे कोई अंदरूनी चोट लगी है। उसका ढुलका हुआ सर देख के मेरा माथा ठुनका कि कहीं। मैंने झिझकते झिझकते इसका कंधा हिलाया तो उसने चौंक के आंखें खोल दी। उसकी आंखों में वहशत समाई हुई थी। मैंने इसका हाल पूछा। उसने टूटी फूटी आवाज़ में कोले पर हाथ रख के कुछ बताने की कोशिश की। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैंने पूछा, इसके साथ कौन है? क्या वो अकेली सफ़र कर रही थी? वो कहाँ से आ रही है? उसे कहाँ जाना है? उसका सामान कहाँ है? और डिब्बे से यहाँ तक उसे कौन लाया है? वो इतने सवालों के जवाब में दीदे घुमा के रह गई। इसके साथ कोई होता तो उसे यूँ अकेला नहीं छोड़ देता, या फिर मालूम नहीं इस शख्स पर भी क्या गुजरी हो। बेंच पर बैठा डॉक्टर पागल हो रहा था। करीब कोई स्ट्रेचर या चारपाई भी नहीं थी। बूढ़ी औरत की हालत निहायत शिकस्ता थी। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। इससे पहले मैं देख चुका था कि कुछ लोग जख्मियों को अपनी पीठ पर बिठा के बाहर ले गए थे। वो इनके अजीज ही होंगे। बुढ़िया को भी डिब्बे से यहाँ तक किसी ने पहुँचाया होगा। अपने पैरों चल के तो वो ना आ सकी होगी। कोई और चारा ना देख के मैंने भी इसके हड्डियों भरे जिस्म की गठरी बाजुओं में भर ली। वो बहुत दान पान थी। बाहर जाने के लिए गेट प्लेटफॉर्म के वस्त में था और ज़्यादा दूर नहीं था। तेज़ कदमों, रुकावटों और बुढ़िया को एहतियात से जकड़ने की वजह से मेरी सांस फूल गई। स्टेशन की इमारत के साथ बहुत से तांगे और दूसरी सवारियां जख्मियों को साथ ले जाने के लिए मुंतजर खड़ी थी। मुझे देख के कई आदमी मेरी तरफ लपके। बुढ़िया को तांगे में बिठाया गया और 2 आदमियों ने उसके दाएं बाएं बैठकर उसे थाम लिया। लोग गलत नहीं कहते, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, या फिर ये कि कोई कितना ही बड़ा जालिम हो, कितना ही बुरा हो, किसी वक्त भी वो बहुत अच्छा और रहमदिल हो सकता है। शहर के लोग ये अफ्ताद सुन के इतनी रात को अपना आराम छोड़ के स्टेशन पर उमड़ आए थे और हर कोई अपनी तौफीक के मुताबिक सरगर्म था, किसी तहसीस के बगैर के कौन क्या है। तांगा रवाना हुआ चाहता था कि मैंने बुढ़िया के सामने जाकर उसके जानू पर तपकी दी। वो बुड़बुड़ाने लगी। पूर्वी मुझे भी आती थी, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत धीमी और मुंतशर थी। मैं कुछ अहज़ न कर सका। शायद वो दुआएं देना चाहती थी। जब मैंने इसके जानू पर थपकी दी थी तो इसकी वीरान आंखों में लम्हे भर के लिए चमक पैदा हुई थी। आंखों की जुबान सबसे बलीग होती है। इस जुबान का कोई नाम नहीं हो, हर जगह बोली समझी जाती है। उसकी आंखों में ममनूनियत की टिमटिमाती लौ देख कर मेरा दिल भी डोलने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कद बढ़ गया हो और मैं बेवजन हो गया हूँ, और जैसे मुझ पर मुनक्कश हुआ कि मेरा वजूद सिर्फ मेरी गरज नहीं, दूसरों को भी इससे कुछ सरोकार है। कोई अपने लिए ठीक से जी नहीं सकता तो इसरार भी क्यों करे? खुद को दूसरों की नज़र क्यों ना कर दे? आदमी अपने आप से कोई इलाका ही ना रखे। आदमी को आदमी की बड़ी ज़रूरत है, अशिया से ज़्यादा। स्टेशन की इमारत के बाहर खड़ा मैं तांगा जाते हुए देखता रहा। बूढ़ी औरत की नज़रें मुझ पर मंडला रही थी, लेकिन वो अपनी मुज्तमा की हुई तवानाई ता देर बरकरार न रख सकी। मैंने देखा उसका जिस्म दाएं तरफ बैठे हुए शख्स पर ढुलक पड़ा। तांगा दूर होता रहा। मेरे जी में आया कि तांगे का ताकुब करूं, मगर और क्या कर सकता था। उसे वो लोग अस्पताल की तरफ ही ले जा रहे थे। प्लेटफॉर्म पर वापस आकर विठल की खैर खबर लेने के लिए मैंने डिब्बे का रुख किया। वो बर्थ पर दराज था। मैंने हाल पूछा तो उसने वही जवाब दिया। मुझे मालूम था। कुछ देर उसके पास रह के मैं अपने डिब्बे से नज़दीक की बेंच पर बैठे डॉक्टर के पास चला आया और उसकी हदायत पर मैं भी लोगों को पट्टियाँ बांधने में मसरूफ़ हो गया। शुरू में झिझक हो रही थी, लेकिन जल्द ही हाथ रवां हो गया। 2 बजे के करीब स्टेशन हासा पुरसकून हो गया था। शहर के बहुत से लोग घरों को वापस जा चुके थे। प्लेटफॉर्म पर या तो रेलवे का अमला था, शहरी अफसरान थे, पुलिस थी या मुसाफिर थे। डिब्बों की बजाय अब मुसाफिर टोलियों की शक्ल में जा बजा प्लेटफॉर्म के फर्श पर ऊंधे सीधे पड़े हुए थे। इतने अरसे में डॉक्टर, कंपाउंडर और इर्द गिर्द खड़े सिपाही मुझसे मानूस हो चुके थे। जख्मियों से फारिग होकर डॉक्टर के अवसान बहाल हुए तो उसकी निगाह मेरी पेशानी पर बंधे हुए रुमाल पर गई। वह शर्मिंदा भी हुआ, परेशान भी। मैं मना कर रहा था, लेकिन इसने रुमाल की गिरा खोल के मेरे ज़ख्म का तवज्जो से मायना किया और मरहम लगा के पट्टी बांध दी। कई गोलियां भी हर 6 घंटे बाद पानी के साथ निगलने को दी। वो एक मेहरबान आदमी था। उसने मेरा सीना देखा, नब्ज़ देखी, पट्टी से मुझे सुकून हुआ। पेशानी की जलन में हासी कमी हो गई थी। फिर डॉक्टर ने मुझे साथ ही बिठा लिया और सिगार पीने लगा। अब इन्हें हादसे की नोयत के बारे में गौर करने की मोहलत मिली थी। बेंच के अकब में खड़ा एक उम्र रसीदा सिपाही कुछ ज़्यादा ही वाकिफ़ अहवाल था। उसने बताया कि इंजन में कोई बड़ी खराबी पैदा हो गई थी। ड्राइवर पुराना आदमी था, किसी तरह गाड़ी यहाँ तक ले आया। उसने कमाल महारत और होशमंदी से काम लिया, वरना गाड़ी किसी बड़े हादसे से दो चार हो जाती।
जो मैंने कयास किया था, सिपाही कमोबेश इसी तरतीब से बयान कर रहा था। उसके कहने के मुताबिक ऊपर की बर्थों पर बेशतर मुसाफिर सोए हुए थे। नीचे बैठे हुए भी नीम ख्वाबदीदगी और नीम बेदारी की हालत में थे। अमूमन तीसरे दर्जे के डिब्बों में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर होते हैं। अचानक शदीद झटके की वजह से ऊपर की बर्थों पर सोए हुए मुसाफिरों को संभलने का मौका नहीं मिला। पलक झपकते में सब कुछ उतर-बूद हो गया। रही सही कसर दूसरे झटकों ने पूरी कर दी। ऊपर की बर्थों पर रखे सामान ने और ज़्यादा तबाही मचाई। ऐसे मौके पर आदमी को अपने सिवा कुछ नज़र नहीं आता। इसके सामने महज वो होता है, इसकी अपनी ज़ात, अपना वजूद। हर मुसाफिर ने इस नाकानी से बचने के लिए दरवाजे और खिड़कियों से कूदने में एक दूसरे से सबकत ले जानी चाहिए। हालांकि गाड़ी मिनट 2 मिनट के तलातुम के बाद पुरसकून हो गई थी, मगर वक्त की कमियत क्या, वक्त तो कैफियत से इबारत है। कभी एक लम्हा ही बहुत कारी होता है, एक लम्हे में मंजर बदल जाता है। सिपाही ने बताया कि करीब करीब के शहरों से मदद आ रही है। लखनऊ से नई गाड़ी चल पड़ी है। रेलवे वालों ने फैसला किया है मौजूदा गाड़ी और इंजन को कुल पुर्जों की जांच पड़ताल के बगैर नहीं चलाया जाएगा। फैजाबाद और बाराबंकी से डॉक्टरों, नर्सों और हाथी की तफ्तीश के बड़े बड़े अफसरान की एक खेप आ रही है। अकबरपुर से उधर मशरक में 30 मील दूर, शाहगंज 45 मील दूर, जौनपुर और मगरब में 35 मील दूर, फैजाबाद 100 मील की दूरी पर बाराबंकी है। कुछ देर जाती है, हर तरफ से मदद आ जाएगी। कई जख्मियों की हालत बहुत नाजुक है, खुसूसन बच्चों और औरतों की। शहर वालों ने अस्पताल में जगह कम पड़ने पर आश्रम में इंतजाम कर लिया है। पुलिस ने एहतियातन मुसाफिरों का सामान डिब्बों से निकलवा के प्लेटफॉर्म के एक कमरे में महफूज करवा दिया है। कई शदीद जख्मी मुसाफिरों ने अपने सामान के बगैर अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। वो यहीं प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए थे। सिर्फ दरमियाना और तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के डिब्बे खाली कराए गए थे। अव्वल और दोम दर्जे के मुसाफिरों को भी गहरी चोटें आई हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर अपने डिब्बों में ही हैं। डॉक्टर का नाम मुझे बाद में मालूम हुआ। उसका नाम आनंद किशोर सक्सेना था। वो एक पसंदीदा शख्स था। शायद मैं भी उसे पसंद आ गया था। वो मुझसे बातें करता रहा, कुछ अपनी सुनाता रहा, कुछ मुझसे पूछता रहा। मैंने उसे कहा कि इतने जख्मियों की खबरगिरी के बाद वो थक गया होगा, उसे घर जाना चाहिए। बाकी डॉक्टर भी जा चुके हैं। कहने लगा, ऐसे कामों से कोई थकन होती है? फिर बोला, थकन दो तरह की होती है, एक मीठी, दूसरी कड़वी। ये बड़ी मीठी थकन है। प्लेटफॉर्म की घड़ी 3:30 बजा रही थी। तब वो उठा, चलते वक्त मुझसे बहुत ज़ोर से मुसाफिया किया और इसी जोश से बोला, तुमसे अब शायद कभी भेंट ना हो, पर तुम मुझको याद रहोगे। मैंने कहा, मुझे भी आप याद रहेंगे। कभी इस तरह आना हुआ तो एक बार ज़रूर आऊँगा। इतनी देर में मैंने आपसे बहुत जाना है। आप जैसे आदमी कम मिलते हैं। वो मुस्कुराता और सिगार पीता हुआ गेट की तरफ जाने लगा तो मैंने चंद कदम लपक के उसे फिर जा लिया। डॉक्टर साहब, मुझे ध्यान नहीं रहा था। मैंने माजत ख्वाना लहजे में कहा, एक गुजारिश है। हाँ हाँ बोलो। वह पलकें झपकाने लगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अगर जहमत ना हो तो वो मेरे हमसफ़र को भी देख ले। गाड़ी के झटके से उसका सर दीवार से जा लगा था। वो नाराज़ होने लगा कि मैंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। पलट के उसने कंपाउंडर को वापस चलने का इशारा किया। मुझे विठल को पहले मुतला कर देना चाहिए था, लेकिन इसका वक्त नहीं रहा था। ये भी अच्छा हुआ कि वो सो नहीं रहा था। मेरे पीछे 2 अजनबियों को दाखिल होता देख के फ़ौरन उठ बैठा। कंपाउंडर के हाथ में डॉक्टरों का मखसूस बैग था। इनको क्यों कष्ट दिया रे? वो उलझी हुई आवाज़ में बोला। कष्ट कैसा श्रीमान? डॉक्टर ने खुशगवारी से कहा और विठल को कुछ और कहने का मौका नहीं दिया। मुख्तलिफ जगहों पर इसका सर दबाया। विठल ने कोई तासुर जाहिर नहीं किया और तो पूछने लगा, दुकान होती है? विठल ने कुछ तवक्कुफ के बाद तुंदी से जवाब दिया, थोड़ी बहुत तो होगी। थोड़ी बहुत या ज़्यादा? डॉक्टर ने पूछा। अपने को चलती है। विठल ने सर झटका। मुझे यही खदशा था। इसके जवाब से मुझे घबराहट होने लगी। उसे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ होगी जो उसने डॉक्टर से इकरार कर लिया था। वह डिब्बे से बाहर भी नहीं निकला था। डॉक्टर ने दोबारा सर का मुआयना किया और बैग से आला निकाल के सीने का भी थर्मामीटर लगा के हरारत भी देखी। कोई कोई ऐसी बात तो नहीं? मैंने मुस्तरबाना पूछा। फैज़ाबाद बहुत करीब है, क्या हम घर वापस चले जाएं? क्या बोलता है रे? विठल तुनक के बोला। तुम मत बोलो, मुझे डॉक्टर साहब से बात करने दो। मैंने सख्ती से कहा और डॉक्टर से पूछा, हाँ डॉक्टर साहब, आपका क्या मशवरा है? वैसे तो सब ठीक लगता है, पर तकलीफ बाकी रहे तो घर लौट जाना चाहिए और किसी अच्छी जगह दिखाना चाहिए। डॉक्टर के लहजे में मैंने कोई फिक्र और तशवीश खोजने की कोशिश की, मगर इसका लहजा सर्द और सपाट था। उसने नुस्खा लिखा और ताकीद की कि बाजार से दवाएं लेके पाबंदी से इस्तेमाल की जाएं। उसकी हिदायत पर कंपाउंडर ने कई किस्म की गोलियों को अलग अलग पुड़ियाँ बना के दी और इन पर खुराकी मिकदार दर्ज कर दी। मैं विठल के पास ही रहना चाहता था, लेकिन डॉक्टर को प्लेटफॉर्म के बाहर तक छोड़ने के लिए मुझे जाना चाहिए था। मैंने रास्ते में इससे कुछ नहीं पूछा। मुझे डर था वो कोई ऐसी वैसी बात ना कहते। वो भी चुप रहा। उसकी खामोशी भी मुझे परेशान कर रही थी। जैसे तैसे इसका रस्मी शुक्रिया अदा करके मैंने उसे रुखसत किया और तकरीबन भागता हुआ अपने डिब्बे तक आया। विठल अब दीवार से टेक लगाए नीम दराज था। पहले मैंने अपनी सांसें बहाल की, फिर आवाज़ धीमी रख के मुफाहिमाना अंदाज में उसे समझाने की कोशिश की, बेहतर यही है कि हम फैज़ाबाद लौट जाएं, वहाँ आराम करने का वक्त मिल जाएगा।
वहाँ अच्छे डॉक्टर हकीम है, अस्पताल भी बड़ा है। चंद दिन बाद फिर चल पड़ेंगे। एहतियात एहतियात कर लेने में कोई हर्ज नहीं। चोट मुझी को लगी है। अरे, वो झुंझला के बोला। मैंने तहम्मुल से कहा, तुम्ही को लगी है, तुम ही बेहतर जानते होगे, लेकिन मुझे लगती तो तुम सफ़र जारी रखते। पहले तुझसे पूछते और मैं तुम्हारी तरह टालता रहता तो। मैंने उसे कायल करने के लिए बहुत जतन किए। वो सुनता रहा, फिर कहने लगा, आगे जाके देखते हैं। आगे कुछ अच्छा महसूस नहीं किया तो किसी वक्त भी वापसी का फैसला कर सकते हैं। फैजाबाद से दूर हुए तो कोलकाता चले जाएंगे। इसकी बात किसी हद तक माकूल थी, लेकिन मेरी तजवीज़ इससे ज़्यादा माकूल थी। मुझे मालूम था मेरी दलीलें रायगा जाएंगी। मैंने फिर कुछ नहीं कहा। बैग से गिलास निकाला और प्लेटफॉर्म के नलके से पानी भर के डॉक्टर सक्सेना की दी हुई गोलियां इसके सामने बढ़ा दी। यही बहुत था कि इसने गोलियां निकलने में कोई पसोपेश नहीं किया। सुबह 6 बजे लखनऊ से हाली गाड़ी आ गई। सुबह कहीं भी हो बहुत नर्म और हल्की हल्की होती है, जैसे दुनिया का वजन कम हो गया है। रेलवे लाइनों पर बिखरे कोयलों में सब्जा फूट रहा था। सुबह के अपने रंग होते हैं, सब्जे का रंग कुछ और फूलों के रंग कुछ और। रेलवे के अमले की दरख्वास्त पर अव्वल और दोम दर्जे के मुसाफिर अपने अपने डिब्बों से निकल आए। इनमें कई लोगों के पट्टियां बंधी हुई थी या फाहे चश्मा थे। बाज लोगों से ठीक तरह चला भी नहीं जा रहा था। मुंह हाथ धो के विठल भी तैयार हो गया। कुली ने हमारा सामान पहले ही उठा रखा था। मैंने बहुत गौर से देखा। चलते हुए विठल के पैरों में कोई लर्जिश नहीं थी, अलबत्ता इसकी रफ्तार सुस्त थी। पुल पार करके हम दोनों प्लेटफॉर्म पर आ गए थे कि मेरे कदम अटकने लगे। कुछ फासले पर मौजूद पुलिस के गिरोह में मुझे एक शनासा ऑफिसर नजर आया। उसने भी हमें देख लिया। ये वही ऑफिसर था दूसरी बार कोतवाली में हाजिरी के वक्त जिससे हमारी मुठभेड़ हुई थी। उस्ताद विठल, उसने दूर से पुकारा और तेजी से बढ़ के ऐन हमारे मुकाबिल खड़ा हो गया। इस तरह के हम आगे जाने के लिए पहलू बदल ही के गुजर सकते थे। इसके मातहत सिपाही भी इसके अकब में खड़े हो गए थे। एक लहजे के लिए मेरे दिमाग में कई तरह के वसवसों ने यलगार की। मैंने बेचैनी से विठल की तरफ देखा। विठल ने तवक्को के खिलाफ उसे सलाम किया, न कलाम करने में पहल की। पुलिस ऑफिसर कुछ मकदर हुआ और तनी हुई आवाज़ में बोला, तुम भी इसी गाड़ी में थे? टिकट दिखाएं माई बाप। विठल के लहजे की तलखी पर मुझे हैरत हुई। यह नामुनासिब बात थी। पुलिस ऑफिसर की पेशानी तंग हो गई और आवाज़ भी अकड़ गई। हमको पता है तुम छोटा काम नहीं करते। बड़ा मान बढ़ाया तुमने। कहाँ जा रहे हो? क्यों पूछते हो साहब? नहीं बताना चाहते? इधर सारों से पूछ रहे हो? तुमसे पूछते हैं। पुलिस ऑफिसर ने अफसराना तेवर से पूछा। अपने को याद नहीं कोई नातेदारी निकलती हो तुमसे? नाता जोड़ने में क्या देर लगती है? पहले तुम हाथ बढ़ाओगे या हम आगे करें? इसका समय भी आ जाएगा। पुलिस ऑफिसर की आवाज़ बल खा गई। काम की बात करो महाराज, बेठल ने बरगुश्तगी से कहा। अपने लिए कोई पर्ची चालान लाए हो तो वैसा बोलो, नहीं तो अपना रास्ता छोड़ो। पुलिस ऑफिसर सिमटी हुई आंखों से उसे घूरता रहा। उसका चेहरा दहकने लगा था। उसके इर्द गिर्द खड़े सिपाहियों के नथने फड़क रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने हमारे सामने से हटने में तामुल किया। शायद इसकी ख्वाहिश थी कि विट्ठल हाथ बढ़ा के उसे एक तरफ करने की जसारत करे तो बात आगे बढ़े और उसे मनमानी करने का जवाब मिल जाए। आने वाले लम्हे में कुछ भी मुमकिन था। मेरा जिस्म ऐंठने लगा था। हमारे आगे पीछे गाड़ी की तरफ बढ़ने वाले मुसाफिर भी ठहर के हमें देखने लगे। विठल ने जब्त किया। आखिर पुलिस ऑफिसर खुद ही एक जानिब हो गया। आगे रेलवे का अमला पहले और दूसरे दर्जे के मुसाफिरों की मुआवनत में मसरूफ़ था। हमें पहले जैसा ही डिब्बा मिला। जब तक मैंने डिब्बे में कदम नहीं रखा मुझे यही महसूस होता रहा कि कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है और कोई किसी वक्त अचानक सामने आके हमें रोक लेगा। रात भर की बेदारी के बावजूद किसी थकन का एहसास नहीं था, लेकिन अब जाने क्या हो रहा था, क्या हो गया था। दिल डूब सा रहा था। लगता था बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ। डिब्बे में आके मुझे कुछ ख्याल नहीं रहा। मैंने बर्थ के गद्दे पर खुद को ढेर कर दिया। जी चाहता था कि आंखें बंद कर लूँ और ना कुछ देख पाऊँ ना सुन पाऊँ, लेकिन अपने आप से बेगानगी के चंद लम्हे भी न मिल सके। कुली की आवाज़ पर मुझे संभलना पड़ा। मैं भूल गया मैंने अभी कुछ तय किया था। विठल की हालत मुझे ठीक नहीं लगती थी, वरना पुलिस ऑफिसर से ये तू तकार न होती। मैंने तय किया था कि उसे बस आराम करने दूंगा और सारे काम खुद करूंगा। मुझे अपनी दिलजमी और खुशगवारी का तासुर देते रहना चाहिए। सामान रखने के बाद कुली किसी और खिदमत के लिए पूछने लगा। जाने वो हमें क्या समझा हो। पुलिस ऑफिसर से हुज्जत के दौरान वो सामान उठाए वहीं खड़ा रहा था। विठल ने उसे चाय की फरमाइश की तो उसने जैसे कोई एहसास समझा पलक झपकते में बाहर चला गया और थोड़ी देर में चाय ले आया। चाय भी खास किस्म की थी, अव्वल दर्जे के मुसाफिरों के शायाने शान, अलग अलग बर्तनों में। विठल ने उसे पास बैठने और चाय बनाने की पेशकश की तो वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। 2 ही प्यालियाँ थीं। मैंने अपने लिए गिलास में चाय बनाई और उसे प्याली देना चाहिए। उसने शिद्दत से इनकार कर दिया और उचक के मेरे सामने से गिलास उठा लिया। वो हमारे बराबर बैठना भी नहीं चाहता था। वो एक मुअद्दब और खिदमत गुजार आदमी था। विठल के इसरार पे वह मुश्किल बर्थ पर कोने में सुकड़ के बैठ गया
और झिझकते हुए उसने हमारी हैरियत पूछी। फिर अज़खुद रात के वाक़यात बयान करने लगा। उसकी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन 3 औरतें, 2 बच्चे और 2 मर्द मुसाफिरों को मौत से न बचा सके। कुछ और ज़ख्मियों की हालत भी अच्छी नहीं है। बहुत से मुसाफिर एहतियातन रोक लिए गए हैं। वो रुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन ऑफिसरों ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। ये भी सुनने में आया है कि बाद ज़ख्मियों को लखनऊ और फैज़ाबाद भेजने का फ़ैसला किया गया है। कुली भी इंजन ड्राइवर की तारीफ़ कर रहा था कि उसकी मुशाकी से गाड़ी किसी बड़े हादसे से बच गई। कहने लगा, खुदा ने खैर कर ली, जिसकी लिखी थी उसे तो जाना ही था। मौत के भी कैसे कैसे बहाने होते हैं। मैंने इसकी उजरत और अंदाज़न चाय की कीमत से ज़्यादा रुपये दिए तो वो हिसाब बताने और बाकी रुपये वापस करने लगा। मैंने वापस ही नहीं लिए। वो सलाम करके और दुआएं देके चला गया और जल्द ही लौट आया। उसके हाथ में पानी भरी कोरी सुराही थी। पानी के लिए मुझे बार बार मुख्तलिफ स्टेशनों पर उतरना पड़ता। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया रस्मी नहीं था।